हाँ, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का थर्ड लेक्चर, तीसरा लेक्चर, मॉडर्न फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है ना, है ना। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को ज़रूर देख लें, तभी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे और आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो इस लेक्चर नंबर 3 को देखने से पहले जिन लोगों ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा होगा, वो मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप देख लेना, फिर आप इस वीडियो को देखना तो आपको समझ में आएगा और आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, याद दिलाता हूँ। याद कीजिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या देखा था। तो लेक्चर 1 के अंदर लाइट का नेचर बताया गया था। क्या बताया गया था? लाइट का नेचर और फोटोन की एनर्जी निकालना सिखाया था, और फोटोन का आपने मोमेंटम भी देखा होगा। और दूसरे लेक्चर के अंदर इंटेंसिटी से रिलेटेड हम लोगों ने बातें किया था। तो वहाँ पर जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 था उसका यूज होने वाला आज लेक्चर 3 के अंदर। जैसे फोटोन की एनर्जी आपको पता होना चाहिए, इंटेंसिटी क्या होता है पता होना चाहिए, उसका आज यूज होने वाला है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं फोटोन की संख्या निकालना। क्या निकालेंगे हम लोग? फोटोन की संख्या, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फोटोन्स। होता क्या है कि लाइट गिराया जाता है तो फोटोन गिर रहे होंगे किसी सरफेस के ऊपर, तो लाइट गिरेगी मतलब क्या गिरेंगे? फोटोन। तो आपसे पूछ सकता है कि 1 सेकंड में कितने फोटोन गिरे, और 1 सेकंड में अगर कितने फोटोन गिरे अगर आपको पता चल गया तो जितने भी टाइम में निकालना होगा, है ना, उस टाइम से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कि किसी टाइम टी में कितने फोटोन गिरे। तो 1 सेकंड में पता होगा तो टी टाइम में निकाल सकते हैं, इंटू टी करके। चलो शुरू कर देते हैं। तो कॉपी पेन ले लो और चलो लिखना शुरू कर देना। साथ में आप भी लिखना, सब कुछ लिखना, तभी आप रिवाइज कर पाओगे बाद में। नोट्स वगैरह बनाना अच्छे से। लेक्चर 1 आपने लिख लिया होगा, लेक्चर 2 भी लिख दिया होगा मॉडर्न फिजिक्स का, लेक्चर नंबर 3 इसमें भी आप सिस्टमेटिकली, है ना, कॉपी में नोट करते चलना। जैसे मैं लिखूंगा वैसे आप भी लिखना। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग होगा आज का कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं? फोटोन की संख्या, है ना। चलो देखने वाले हैं। चलिए मान लेते हैं कि कोई लाइट लिया हमने जिसका इंटेंसिटी आई है और वेवलेंथ लैम्डा है, किसी सरफेस पे गिराया। और कैसे गिराया? नॉर्मली गिराते हैं आज, है ना, बाद में ऑब्लिकली भी गिराएंगे। तो अभी नॉर्मल इंसिडेंस के लिए पढ़ो। चलो देखो, लेट अ लाइट लेट अ लाइट ऑफ इंटेंसिटी इंटेंसिटी आई एंड वेवलेंथ वेवलेंथ लैम्डा लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस परपेंडिकुलरली सरफेस पे गिरा। कैसे? परपेंडिकुलरली। तो डायग्राम भी देख सकते हो आप। चलो, तो यहाँ पर कोई सरफेस है, यहाँ पर कोई सरफेस है, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया जो है ए है। सरफेस का एरिया क्या है? ए है। हॉरिजॉन्टल में सरफेस माना, सरफेस कैसा माना? हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या मान लिया हम लोगों ने? तो ए मान लिया। एरिया इक्वल टू क्या है? ए है। अच्छा, एरिया इक्वल टू ए है। अब इस पर लाइट गिराया गया। लाइट गिराया हम लोगों ने, कैसे गिराया? नॉर्मली गिराया। लाइट गिराया इस पर नॉर्मली, सरफेस पर परपेंडिकुलरली लाइट को गिराया गया। अच्छा, आप देख सकते हो ऐसे लाइट गिर रही है ना, 90 डिग्री पे आप देख सकते हो, ठीक। मान लेते हैं कि इस लाइट की इंटेंसिटी आई है और वेवलेंथ क्या है? लैम्डा है। अच्छा, लाइट गिर रही है इस सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसका एरिया ए है, और लाइट गिर रही है वर्टिकली, बेसिकली सरफेस के परपेंडिकुलर में है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि इस सरफेस के ऊपर पर सेकंड कितनी एनर्जी गिरी? सरफेस के ऊपर पर सेकंड कितना एनर्जी गिरा? तो पर सेकंड जो एनर्जी गिरती है ना, उसे पावर ही तो बोलते हैं। पर सेकंड जो एनर्जी होता है उसे क्या बोलते हैं? पावर। पावर का डेफिनेशन तो पढ़ो। पावर का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी अपन टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर सेकंड अगर हम पूछें कि कितनी एनर्जी गिरी, तो पावर के बराबर। और सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने इंटेंसिटी को पावर से रिलेट किया था। इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपन एरिया। तो वहाँ से पावर कितना आ जाएगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो पावर मिल गया, और वही पावर क्या हो जाएगा? एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड। तो ध्यान से सुनना, देखो, एनर्जी एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड किसके बराबर होगा? पावर के। और पावर को क्या लिख सकता है?
इंटेंसिटी इंटू एरिया। बेसिकली एरिया होता है लाइट के परपेंडिकुलर, तो लाइट वर्टिकल में और एरिया हॉरिजॉन्टल में तो है परपेंडिकुलर, तो पूरा एरिया ए यूज़ करेंगे। तो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड कितना आ गया, आई इंटू ए। तो इतनी एनर्जी पर सेकंड गिरी, और जो एनर्जी गिर रही है किसकी एनर्जी है, फोटोन की तो है, और एक फोटोन की एनर्जी आपको पता है ना, चलो मैं लिख देता हूँ। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, लास्ट लेक्चर में बताया गया था, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू, याद करो लैम्डा के टर्म्स में दिखाया था एच सी अपान लैम्डा, याद आया है ना। तो देखो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड कितना आ गया, इंटेंसिटी इंटू एरिया, और एक फोटोन की एनर्जी कितना होता है, एच सी अपन लैम्डा। तो सोच के देखो पर सेकंड कितने फोटोन गिरे होंगे, पर सेकंड कितने फोटोन, है ना। तो इस एनर्जी को, है ना, फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा कि पर सेकंड कितने फोटोन से गिरे होंगे। जैसे ऐसा समझो कि पर सेकंड 100 जूल एनर्जी गिर रही है, पर सेकंड कितना एनर्जी गिरी, 100 जूल, और एक फोटोन की एनर्जी है 5 जूल, ये वाला वैल्यू हो गया 100 जूल और ये वाली वैल्यू हो गई 5, तो पर सेकंड कितने फोटोन गिरे होंगे, तो 100/5, जो 100 है और ये जो 5 है तो डिवाइड करो 100/5 या 100/5, तो कितना आ जाएगा 20, क्योंकि जो एनर्जी गिर रही है वो किसकी एनर्जी है, तो फोटोन की ही तो है। तो हमने क्या माना कि मान लो कि 100 जूल एनर्जी गिरी पर सेकंड में, और एक फोटोन की एनर्जी 5 है, तो कितने फोटोन पर सेकंड गिरे होंगे, तो 100 को डिवाइड करेगा 5 से ना, तो 20 आ जाएगा 20, तो पर सेकंड कितने फोटोन्स गिरे होंगे 20। ऐसे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिखाया। मतलब ये जो एनर्जी पर सेकंड गिर रही है इसको डिवाइड करना है एक फोटोन की एनर्जी से, तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स विच आर इंसिडेंट पर सेकेंड। तो बात हो गया, आगे आ गया, इसी को डिवाइड कर लो किससे, एच सी बाई लैम्डा से, तो मिल गया। देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इक्वल टू, कैसे निकालोगे सोच के देखो। तो पर सेकेंड जो एनर्जी गिर रही है उसको डिवाइड कर लो चुपचाप, किससे, एक फोटोन की एनर्जी से, तो क्या आ जाएगा, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया, आई ए लैम्डा बाई एच सी, आई ए, अच्छा आई ए लैम्डा बाई एच सी, है ना। तो इतने फोटॉन्स पर सेकेंड इस सरफेस के ऊपर गिरेंगे, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतने फोटॉन्स गिरेंगे, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स गिरेंगे यहाँ, आई ए लैम्डा अपान एच सी। आई क्या है, बोलो बोलो, आई क्या है, इंटेंसिटी, ए क्या है, एरिया, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और एच तो समझता है ना, प्लैंक कांस्टेंट, बोल तो नहीं गया, और सी है स्पीड ऑफ लाइट। तो पर सेकंड जो फोटॉन्स गिरेंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, आई ए लैम्डा बाई एच सी। ठीक, नोट कर लो, आप स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो। ये फॉर्मूला डायरेक्टली अपने एग्जाम में पूछा गया है, ये जो फॉर्मूला है डायरेक्टली अपने एग्जाम में पूछा गया, और इसका यूज भी होगा आगे के थियरीज में। ठीक है, तो आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें। हो गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने कैलकुलेट किया पर सेकंड में, तो पर सेकंड कितने फोटॉन्स गिरेंगे, तो आई ए लैम्डा अपान एच सी, याद रखना। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीज़ों को देखते हैं। चलिए, अच्छा लाइट गिरती है सरफेस पर तो हम दो चीज़ मानेंगे, लाइट अगर सरफेस पे गिर रही है तो हम दो चीज़ कंसीडर करेंगे। कौन से दो चीज़ कंसीडर करेंगे, एक तो मानेंगे कि रिफ्लेक्शन होगा, और दूसरा जो सरफेस होगी उसको एब्जॉर्ब कर देगी। तो दो ही चीज़ हम मानेंगे, लाइट सरफेस के ऊपर गिरेगी तो हम दो चीज़ कंसीडर करने वाले हैं, एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा एब्जॉर्प्शन, और उसको लेकर के आगे हम कुछ और भी चीज़ें देखने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो फॉर अ लाइट, लाइट के लिए हम लोग कुछ डिफाइन करना चाहते हैं। लाइट के लिए ध्यान से देखना, फॉर अ लाइट, लाइट के लिए फॉर अ लाइट, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई सरफेस है, यहाँ पर क्या कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से कोई, हाँ अभी सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है, क्या गिर रही है, लाइट, देखो देखो लाइट गिर रही है, अच्छा ऐसे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंसिडेंट लाइट, क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट लाइट, देख रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे, इंसिडेंट लाइट,
यह है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। ठीक, लाइट ऐसे गिराया गया तो हो सकता है कि कुछ पोर्शन लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाए, तो रिफ्लेक्शन दिखा देता हूँ। क्या दिखा दिया? रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से गिराया लाइट, जिसको इंसिडेंट लाइट बोला, और इसको मैं बोलने जा रहा हूँ रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोल रहा हूँ बच्चों? रिफ्लेक्टेड लाइट। अच्छा, और कुछ मान लेंगे कि कुछ लाइट क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब्ड। जो सरफेस है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। अच्छा, यहाँ पे कंसीडर हम नहीं करेंगे ट्रांसमिशन को। डू नॉट कंसीडर, डू नॉट कंसीडर ट्रांसमिशन, डू नॉट कंसीडर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हम लोग नहीं मानेंगे, है ना। केवल क्या मानेंगे? है ना, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। मतलब जो लाइट गिरेगी उसके दो पार्ट होंगे, एक तो रिफ्लेक्ट होगा और बाकी जो बचा है, जो रिमेनिंग है, वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाकी जो है वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। तो क्या कंसीडर करेंगे? लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। ट्रांसमिशन हम नहीं मानेंगे। ट्रांसमिशन का मतलब होता है लाइट एक मीडियम से आ रही है तो दूसरे मीडियम में इंटर कर गई, आगे चली गई, मीडियम ने उसको ट्रांसमिट कर दिया दूसरे मीडियम की तरफ। ट्रांसमिशन हम नहीं मानेंगे, केवल क्या मानेंगे? रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे दो चीज़ों को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। कौन सी दो चीज़ों को? एक तो रिफ्लेक्टिव पावर और दूसरा एब्जॉर्प्टिव पावर। चलो मैं लिख देता हूँ, सिस्टमेटिकली मैं लिखता हूँ और आप भी लिखना, ताकि जब भी मन करे आप रिवाइज कर सकते हो नोट्स को देख करके। चलो, तो यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं रिफ्लेक्टिव पावर को। किसको किसको? रिफ्लेक्टिव पावर। तो रिफ्लेक्टिव पावर को हम लोग डिनोट करेंगे आर से, स्मॉल आर। रिफ्लेक्टिव पावर को किससे डिनोट करने वाले हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो रिफ्लेक्टिव पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, एनर्जी रिफ्लेक्टेड, एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाई एनर्जी इंसिडेंट। तो छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, आगे यूज होगा, है ना, सो तो नहीं रहा। चलो, तो रिफ्लेक्टिव पावर को हम आर से डिनोट करेंगे और आर की वैल्यू क्या है? एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपन एनर्जी इंसिडेंट। तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी और इंसिडेंट एनर्जी का जो रेशियो है, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टिव पावर। और आपको पता है कि सेम टाइप की क्वांटिटी का रेशियो है तो इसका यूनिट या डायमेंशन नहीं आएगा। तो आर जो है रिफ्लेक्टिव पावर है, ये यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, आप समझ सकते हो। चलो एक और डिफाइन करेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर। कौन सा? एब्जॉर्प्टिव पावर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी तो है, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। किससे किससे? स्मॉल ए से। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से देखना, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाई एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी इंसिडेंट। आया आया आया। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड को डिवाइड करेंगे किससे? एनर्जी इंसिडेंट से। तो क्या मिल जाएगा? एब्जॉर्प्टिव पावर। तो दोनों पावर आप याद रखना, आगे की थ्योरी में इसका यूज होगा। अच्छा, अगर ए और आर को ऐड करके देखें तो कितना आएगा? सोच के देखो, ए और आर को आप जोड़ोगे ना तो 1 आ जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी गिर रही है उसका दो ही पार्ट तो हुआ, एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या? एब्जॉर्प्शन। ट्रांसमिशन तो हम लोग मान नहीं रहे हैं, लिखा है मैंने डू नॉट कंसीडर ट्रांसमिशन। तो जो यहाँ पे एनर्जी गिरी है उसका दो पार्ट हुआ, एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। मतलब ए और आर को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए बच्चों? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। तो मैं लिख देता हूँ, देखना देखना देखना। तो क्या लिख सकता हूँ? हियर ए प्लस आर विल बी इक्वल टू 1। आगे की थ्योरी में यूज होगा और क्वेश्चंस में भी यूज होगा, ये न्यूमेरिकल में कभी कभी ए दिया होता है और आर की ज़रूरत होती है तो ए रख करके क्या निकाल लेना? आर। और कभी कभी आर दिया होता है, ए की ज़रूरत होती है तो आर रख करके क्या निकाल लेना आप? ए। तो ए और आर दोनों में से कोई एक पता होगा तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि ए प्लस आर इक्वल टू 1 कहाँ से आया? कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? अरे जोड़ो तो इसको, रिफ्लेक्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर को जोड़ो, 1 ही आएगा, है ना। चलो मैं आपको ऐसे ऐसे डाटा लेके दिखा देता हूँ। मान लो कि 100 जूल एनर्जी गिरी, इंसिडेंट एनर्जी कितना है? 100 जूल। और मान लेता हूँ रिफ्लेक्ट हो गया 60 जूल। रिफ्लेक्ट कितना हो गया? 60। तो एब्जॉर्ब कितना होगा? बोलो बोलो, 40 होगा ना एब्जॉर्ब। 100 जूल गिरा और 60 रिफ्लेक्ट हो गया तो रिमाइनिंग जो 40 एब्जॉर्ब होगा ना। तो सोच के देखो, यहाँ एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हो जाएगा, है ना। तो एब्जॉर्प्शन कितना है? 40 का है
तो एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगा 40/100। एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हो जाएगा 40/100, और रिफ्लेक्टिव पावर कितना हो जाएगा 60, रिफ्लेक्शन दिखाया गया ना, तो 60/100। तो ए प्लस आर जोड़ेगा ना, तो देखो 100/100 आ गया ना, 1 आया, 1 आया आया आया, देखा सही पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ। तो ए प्लस आर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, है ना। तो आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ए और आर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 1। हमने कैसे दिखाया इसको, मान लो 100 जूल एनर्जी गिरी, उसमें से 60 जूल रिफ्लेक्ट हो गई, तो 40 क्या हो जाएगी एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगा 40/100 और रिफ्लेक्टिव पावर 60/100, और चुपचाप जोड़ दो 100/100, 1 आ गया। मैंने ऐसे रेड कलर से आपको समझाया है, देख लो कि ए प्लस आर कितना आता है 1, है ना। मैं रेड वाले को हटा देता हूँ और बाकी आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। देखा कि ए प्लस आर कितना आता है 1। कभी कभी ए गिवन होगा तो आर निकाल लेना, और जब कभी आर गिवन होगा तो क्या निकाल लेना आप, ए निकाल लेना, है ना, है ना, है ना। चलो स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, कर लिया होगा नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या देखना है, और क्या देखना है। चलो एक पॉइंट मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, होता क्या कि जब कभी हम लाइट को गिराते हैं, किसको गिराते हैं, लाइट को, जब कभी हम लाइट को गिराते हैं किसी सरफेस के ऊपर, कहाँ पर, सरफेस के ऊपर, तो जो लाइट है ना वो प्रेशर लगाती है। लाइट क्या लगाती है, प्रेशर। उस प्रेशर को बोलते हैं क्या, रेडिएशन प्रेशर। तो यहाँ पर उस रेडिएशन प्रेशर को हम निकालेंगे भी, किसको निकालेंगे, रेडिएशन प्रेशर को। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि जब कभी हम लाइट गिराते हैं, क्या गिराते हैं, लाइट गिराते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो बेसिकली फोटॉन्स गिरते हैं। क्या गिरते हैं, फोटॉन। तो फोटॉन्स जो हैं सरफेस से टकराते हैं और सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर वगैरह आ जाता है। उस प्रेशर को हम लोग क्या नाम देंगे, रेडिएशन प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको, रेडिएशन प्रेशर। तो एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नोट करके, जिसको आप लिख देना। देखो when photons इंसिडेंट फोटॉन्स मीन्स लाइट, लाइट फोटॉन से ही बना, तो लाइट की बात हो रही है। लाइट गिराते हैं किसी सरफेस के ऊपर तो प्रेशर लगता है सरफेस पर, और उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिएशन प्रेशर। व्हेन फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस then they exert प्रेशर। क्या लगाते हैं ये लोग, प्रेशर, नोन एज रेडिएशन प्रेशर। देखा, नोन एज रेडिएशन प्रेशर। अच्छा, और इस रेडिएशन प्रेशर को हम निकालना भी चाहेंगे क्योंकि अपने एग्जाम में डायरेक्टली रेडिएशन प्रेशर पूछता है। क्या पूछता है, रेडिएशन प्रेशर, इंटेंसिटी के टर्म्स में पूछता है, तो अभी निकालेंगे भी, है ना। तो सोचो जब कभी फोटोन गिरते हैं किसी सरफेस पर तो क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर। एंड लाइट का प्रेशर है, इसलिए इसको नया नाम दिया, लाइट प्रेशर लगा रही है, तो इस प्रेशर को हम लोग नाम देंगे क्या, रेडिएशन प्रेशर। क्या नाम देंगे बच्चों, रेडिएशन प्रेशर, है ना। अच्छा, तो इस प्रेशर को निकालना है, तो सोच के देखना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा क्योंकि रेडिएशन प्रेशर निकालना चाहते हो भी लाइट का, लाइट फोटोन से बना हुआ है, तो फोटोन कितना प्रेशर लगाएगी, है ना। और आपने बेसिक फॉर्मूला देखा होगा प्रेशर का कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपन एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपन एरिया। उसमें फोर्स आता है तो फोर्स निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स। अब सोच के देखो कि यहाँ पे फोटॉन्स सरफेस पे जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स को निकालना पड़ेगा, तभी तो प्रेशर आएगा। और फोर्स निकालने के लिए क्या कर सकते हो, सोचो, है ना, कि प्रेशर के लिए फोर्स चाहिए, तो फोटोन सरफेस पे फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को कैसे निकालूं। चाहो तो आप स्क्रीन पॉज करके सोच सकते हो कि उस फोर्स को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। दिमाग है तो सोचो, दिमाग तो होगा ही, सोचो। प्रेशर के लिए क्या चाहिए, फोर्स। लेकिन फोटोन गिर रहा है ना, फोटोन गिर रहा है तो फोटोन कितना फोर्स लगाएगा सरफेस पर, उसको निकालना है। फोटोन कितना फोर्स लगाएगा सरफेस पर, उसको निकालना है। तो फोर्स की बात हो रही है ना। चलो सोच लिया। चलो मैं बताता हूँ। फोटोन के केस में मोमेंटम पता है ना अपने को, क्या पता है बच्चों, मोमेंटम। तो मोमेंटम को फोर्स से रिलेट कर सकते हैं ना, तो मोमेंटम पता है तो फोर्स भी निकल आएगा। मोमेंटम पता है तो फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ याद करो जरा,
न्यूटन का सेकेंड लॉ, वहाँ से मोमेंटम मालूम होता तो क्या निकाल सकते हैं, फोर्स। और फोटोन का मोमेंटम पता है ना, तो काम हो गया। मोमेंटम पता तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, फोर्स, है ना। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ कि रेडिएशन प्रेशर के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उस फोर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फोर्स को निकालेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से। ध्यान से सुनना, देखना, यहाँ मैं थोड़ा आपको कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि रेडिएशन प्रेशर के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो फोर्स कहाँ से निकालेंगे, है ना। तो आपने देखा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन से सेकेंड लॉ, उसी का यूज करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है पता है, फोर्स वेक्टर इक्वल टू क्या क्या क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इक्वल टू क्या बताया उसने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पी इज बेसिकली मोमेंटम। यहाँ से देखो डी टी से मल्टीप्लाई कर लो इधर लेफ्ट साइड में, तो फोर्स इंटू डी टी बराबर क्या आ जाएगा, सिंपली चेंज इन मोमेंटम। डी मतलब चेंज, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, है ना। अच्छा, अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं चुपचाप। क्या कर लेते हैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं ताकि फोर्स और से निकाल सकें। इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन का सिंबल मालूम है ना, पढ़ा दूंगा इंटीग्रेशन भी किसी दिन। चलो, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। अब ध्यान से सुनो, इंटीग्रेट कर लिया। हाँ, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो इस फोर्स को एवरेज मान करके हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, तो फोर्स बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और सिंपली क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू बेसिकली डी पी, है ना, चेंज इन मोमेंटम का समेशन है। तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, डेल्टा पी वेक्टर, है ना। फोर्स कांस्टेंट अगर हम मानेंगे तो फोर्स को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, एवरेज फोर्स, है ना। थोड़े समय के लिए लाइट, बेसिकली लाइट गिर रही है ना, लाइट सरफेस पे गिर रही होगी, है ना। तो होगा क्या कि फोटोन गिरेंगे, और हम मान लेंगे कि थोड़े समय के लिए फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उस फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एवरेज फोर्स भी लिख सकता हूँ, इस एफ को मैं सिंपली एफ एवरेज लिख सकता हूँ, ठीक, इनटू, अच्छा, इंटीग्रल डी टी क्या हो जाएगा, सिंपली डेल्टा टी, है ना। और ये चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, वेक्टर भी लगा सकते हो, वेक्टर ही होता है मोमेंटम, ठीक है। चलो लगा देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू 1 रख देते हैं, डेल्टा टी की वैल्यू क्या रख दें, 1। चलो रख के देखते हैं क्या होने वाला है, रख के देख लेता हूँ, उसमें इतना क्या सोचना। रख दिया तो एफ इंटू 1, तो एफ ही आ जाएगा। तो क्या आ गया, एफ एवरेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना, आ गया। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे रेडिएशन प्रेशर निकालने में। देखो रेडिएशन प्रेशर निकालेंगे तो जरूरत पड़ेगी फोर्स की, वो फोर्स कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो फोर्स किसके बराबर हो जाता है, मोमेंटम में चेंज के। फोर्स, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, दिस फॉर्मूला टेल्स अस, क्या बता रहा है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इक्वल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन 1 सेकेंड के लिए देखना है आपको, जो मोमेंटम में चेंज निकाला गया ना, कितने समय में निकाला गया, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जो मोमेंटम में चेंज आता है उसे फोर्स बोलते हैं। तो डेल्टा पी इन 1 सेकेंड, जो मोमेंटम में चेंज आप निकालोगे कितने समय में निकालना पड़ेगा, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में, ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड में जो मोमेंटम में चेंज आएगा, दिस इज बेसिकली फोर्स। 1 सेकेंड में मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स। तो मोमेंटम पता है तो फोर्स निकाल सकते हैं। करना क्या होगा, 1 सेकेंड में मोमेंटम में चेंज निकालना पड़ेगा। तो 1 सेकेंड में डेल्टा पी निकालो, 1 सेकेंड के लिए पढ़ाई करो और मोमेंटम में चेंज निकालो। तो 1 सेकेंड में मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसे क्या बोल सकते हैं, फोर्स। और यहाँ से जब फोर्स आ जाएगा तो बच्चों हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर। उस प्रेशर को बोलेंगे रेडिएशन प्रेशर, क्योंकि लाइट ने प्रेशर लगाया। तो 1 सेकेंड के लिए, यहाँ मैंने साइड में लिख दिया, 1 सेकेंड के लिए मोमेंटम में चेंज निकालना, मोमेंटम में चेंज निकालना 1 सेकेंड में, और यही किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के। तो 1 सेकेंड में जो मोमेंटम में चेंज आएगा वही किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के। तो यहाँ से हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, और फोर्स निकाल लेंगे तो फिर रेडिएशन प्रेशर भी निकाल सकते हैं, है ना। चलो नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और रेडिएशन प्रेशर निकालना शुरू करते हैं। बिल्कुल आज समाप्त कर देंगे पूरा फिजिक्स। फास्ट लिखो, चलो, पूरा तो नहीं समाप्त होगा, चलो कर सकते हैं।
तो 1 सेकंड में मोमेंटम में चेंज क्या बन जाता है बच्चों? फोर्स। तो फोर्स निकालने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि मोमेंटम में चेंज निकालो 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आता है डेट इज बेसिकली वैल्यू ऑफ फोर्स या फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलो अब रेडिएशन प्रेशर को निकालना शुरू करते हैं। और रेडिएशन प्रेशर को निकालेंगे ना तो लाइट नॉर्मली भी गिरा सकते हैं सरफेस के ऊपर और ऑब्लिकली भी गिरा सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले नॉर्मल इंसिडेंस के लिए पढ़ता हूँ, और उसमें भी सरफेस के टाइप पर भी डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसा है। कभी कभी सवाल आता है कि 100% एब्जॉर्प्शन वाला सरफेस है जिसके ऊपर लाइट गिर रही है। कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि सरफेस ऐसा है जो 100% एब्जॉर्प्शन कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी सवाल आएगा कि एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन, है ना, दोनों होगा साथ साथ। तो 3 केसेस बन सकते हैं। तो रेडिएशन प्रेशर हम लोग निकालेंगे 3 केसेस बना करके, केस 1, केस 2, केस 3। और उसमें भी पहले नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, बाद में ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए भी आपको पढ़ाऊंगा, है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, दिमाग लगाना, दिमाग की जरूरत पड़ेगी। चलो बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो क्या निकालना बच्चों? रेडिएशन प्रेशर। तो इसके बाद हम लोग हेडिंग लिखने वाले हैं कैलकुलेटिंग, है ना, रेडिएशन प्रेशर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। किसके लिए? किसके लिए? नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। अच्छा, चलो आगे बढ़ो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो हेडिंग होगा अपना कैलकुलेटिंग रेडिएशन प्रेशर। क्या? रेडिएशन प्रेशर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। किसके लिए? नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। बाद में ऑब्लिक इंसिडेंस भी पढ़ाऊंगा। चलो, तो इसमें भी केसेस बन सकता है ना। तो केस 1 मानता हूँ, ध्यान से देखना। केस 1, 100% रिफ्लेक्शन। जिस सरफेस पे लाइट गिर रही है वो फोटॉन्स को 100% रिफ्लेक्ट करा दे रही है, 100% रिफ्लेक्शन। तो सोच के देखो, अगर 100% रिफ्लेक्शन है तो आर की वैल्यू 1 आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, तो ए की वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि ए प्लस आर 1 होता है ना। तो 100% रिफ्लेक्शन है तो आर 1 हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, ठीक है ना। चलो शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि ये कोई हॉरिजॉन्टल में सरफेस मान लिया, और ऐसे लाइट गिरा रहे हैं हम लोग। क्या गिरा रहे हैं बच्चों? लाइट, बीम ऑफ लाइट। अच्छा, चलो लाइट गिरा दिया। इंटेंसिटी आई ले लेते हैं और वेवलेंथ लैम्डा। अच्छा, और नॉर्मली गिर रही है सरफेस पर। सरफेस जो है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल में है। कैसे है? हॉरिजॉन्टल में। इसका एरिया ए मान लो। क्या मान लिया? कैपिटल ए। जितने सरफेस पर लाइट नॉर्मली गिर रही है उस सरफेस का एरिया क्या है बच्चों? ए है। सरफेस का एरिया कितना है? ए। अच्छा, ठीक। हाँ, अब देखिए तो रियलिटी में लाइट गिरी का मतलब क्या है? फोटोन ही तो गिर रहे हैं। तो ऐसे समझो कि ऐसे फोटॉन्स बहुत सारे गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं यहाँ पर? फोटॉन्स। क्या गिर रहे हैं? फोटॉन्स। अच्छा, फोटोन गिर रहे हैं, है ना। तो फोटोन को बॉल जैसा समझ सकते हो। फोटोन का साइज तो बहुत छोटा होता है, बट समझने के लिए फोटोन को बॉल समझो। ऐसा समझो कि यहाँ लाइट गिर रही है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बॉल ऐसे गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं यहाँ पे? बॉल, जो सरफेस से टकराएंगे और रिफ्लेक्शन है 100%, तो रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे। तो एक बॉल को अगर मैं देखूँ या एक फोटोन को मैं देखूँ, तो मान लो कि ये फोटोन ऐसे है और ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। कैसे आ रहा है बच्चों? नीचे की तरफ ऐसे आया। तो इस फोटोन का मोमेंटम कितना होगा? तो एक फोटोन का मोमेंटम अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो h/λ होता है। बताया था ना स्टार्टिंग में, लेक्चर 1 में बताया गया था। इसने बोला था कि लेक्चर 1 और 2 देख लेना, तभी लेक्चर 3 को देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर पहले से लेक्चर देख लिया 1 और 2 तो बहुत ही अच्छा है फिर तो। चलो, तो ये फोटोन ऐसे गिरा नीचे की तरफ, अब सरफेस से टकराएगा और जैसे टकराएगा तुरंत बाउंस हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ भाग जाएगा टकरा करके, है ना। तो फोटोन आया, मोमेंटम h/λ से सरफेस से टकराया और भाग गया ऊपर की तरफ। उतने ही मोमेंटम से मैग्नीट्यूड उतना ही, डायरेक्शन बदल गया। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, मैकेनिक्स में पढ़ाया गया होगा आपको। तो पहले मोमेंटम है डाउनवर्ड में और टकराने के बाद मोमेंटम है अपवर्ड में। 100% रिफ्लेक्शन, जितने फोटॉन्स गिरेंगे गारंटीड सभी के सभी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं एक फोटोन के लिए देखूं, फॉर अ फोटोन, एक फोटोन के लिए, किसके लिए बच्चों?
एक फोटोन के लिए, अच्छा एक फोटोन के लिए, तो एक फोटोन के लिए अगर मैं देखूं तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, एच अपन लैम्डा है नीचे की तरफ, तो नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव बोलता हूँ। एक फोटोन का मोमेंटम क्या है, एच अपन लैम्डा नीचे डाउनवर्ड में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, नेगेटिव वेक्टर है ना मोमेंटम, तो माइनस लगा दिया। अच्छा, टकराने के बाद किधर भाग गया, ऊपर, तो मोमेंटम हो गया एच अपन लैम्डा, और पॉजिटिव मान रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, अपवर्ड को पॉजिटिव बोला है, डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव। तो आते समय मोमेंटम तो एच अपन लैम्डा नीचे की तरफ तो नेगेटिव, और टकराने के बाद ऊपर की तरफ हो गया एच अपन लैम्डा पॉजिटिव। एक फोटोन के लिए ध्यान से सुनना, सो तो नहीं गया, एक फोटोन के लिए, एक फोटोन के लिए लिखा, तो एक फोटोन का मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, डेल्टा पे निकालना चाहता हूँ, मोमेंटम में चेंज एक फोटोन का, तो चेंज कैसे निकालते हैं बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एच अपन लैम्डा माइनस, और इनिशियल कितना है माइनस एच अपन लैम्डा, तो क्या हो गया बच्चों, 2h अपन लैम्डा, क्या हो गया, क्या हो गया, 2h अपन लैम्डा, 2h अपन लैम्डा। अच्छा, तो एक फोटोन का मोमेंटम कितना चेंज होगा, 2h अपन लैम्डा, 2h अपन लैम्डा। अच्छा, ये डायरेक्शन किधर होगा, ये मोमेंटम में चेंज किधर आएगा, तो ये पॉजिटिव आया ना, और पॉजिटिव हमने किधर माना था, ऊपर, तो मोमेंटम में चेंज आया फोटोन का अपवर्ड डायरेक्शन में, किधर आया, अपवर्ड में, तो एरो बता रहा है अपवर्ड वाला। तो ये जो फोटोन आ रहा था इसका मोमेंटम चेंज किधर हुआ, ऊपर की तरफ। अब इस फोटोन का मोमेंटम चेंज हुआ ऊपर की तरफ, तो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा सरफेस को नीचे की तरफ, है ना, एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। फोटोन का मोमेंटम में चेंज आया ऊपर, तो सरफेस को मोमेंटम ट्रांसफर करेगा नीचे। ऊपर कैसे आया ये समझ पा रहे हो, फोटोन का चेंज इन मोमेंटम ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव निकला ना, और अपवर्ड को हमने क्या मान रखा था, पॉजिटिव। तो मोमेंटम एक फोटोन का चेंज हुआ ऊपर की तरफ, तो सरफेस को मोमेंटम ट्रांसफर करेगा नीचे की तरफ, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, मोमेंटम, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू सरफेस बाई वन फोटोन, किससे किससे, वन फोटोन से, इक्वल टू मोमेंटम ट्रांसफर टू सरफेस बाई वन फोटोन। तो एक फोटोन कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा सरफेस को, 2h अपन लैम्डा, एक का जितना चेंज होगा उतना ही तो ट्रांसफर करेगा, और नीचे की तरफ ट्रांसफर करेगा सरफेस को, क्योंकि इसका चेंज आया था ऊपर की तरफ, तो सरफेस को ट्रांसफर करेगा किधर बच्चों, नीचे की तरफ, है ना। आया आया आया, तो एक फोटोन ने कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया सरफेस को, 2h अपन लैम्डा, और किधर किधर, नीचे की तरफ, किधर, नीचे की तरफ, है ना, है ना। अच्छा, और पर सेकंड यहाँ कितने फोटोन्स गिर रहे हैं वो पहले ही निकाल चुके हैं, उसका यूज आ गया। आते आते तो शुरू शुरू में यही बताया था कि पर सेकंड कितने फोटोन्स गिर रहे हैं, तो देखा था आई ए लैम्डा अपान एच सी, मैं लिख देता हूँ ताकि याद भी आ जाए आपको, है ना। नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट, इंसिडेंट पर सेकेंड, एक सेकेंड के लिए पढ़ाई करो, ज़्यादा टाइम नहीं है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड क्या था, क्या था, आई ए तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई ए लैम्डा अपान एच सी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड कितना था, आई ए लैम्डा अपान एच सी। तो सोच के देखना, है ना, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड गिर रहे हैं, और एक फोटोन ने इतना मोमेंटम ट्रांसफर किया सरफेस को, तो अगर कोई पूछे कि एक सेकंड में टोटल कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ सरफेस को, तो इलेक्ट्रो जो जो फोटोन की संख्या है इसको 2h अपन लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ना, क्योंकि एक फोटोन इतना ट्रांसफर कर रहा है और इतने फोटोन्स हैं एक सेकंड में, तो एक सेकंड में टोटल मोमेंटम ट्रांसफर कितना आएगा सरफेस को, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। सोच के देखो, एक ने इतना ट्रांसफर किया तो इतनों ने कितना किया, तो मल्टीप्लाई करो, है ना। तो देखना देखना ध्यान से देखना, टोटल 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 मोमेंटम ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू सरफेस, टू सरफेस पर सेकेंड, एक सेकेंड के लिए पढ़ना, क्योंकि एक सेकेंड में जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है ना वही तो फोर्स होता है। एक सेकेंड के लिए पढ़ाई करो, एक सेकेंड के लिए, है ना। चलो, तो कितने फोटॉन्स गिरे हैं एक सेकंड में, तो आई ए लैम्डा अपन एच सी इतने गिरे हैं, और एक ने कितना ट्रांसफर किया है मोमेंटम, 2h अपन लैम्डा, 2h अपन लैम्डा, तो पर सेकंड तो इतना ही टोटल मोमेंटम ट्रांसफर होगा, क्योंकि एक ने इतना ट्रांसफर किया तो इतनों ने कितना किया,
तो मल्टीप्लाई करेगा ना। अच्छा अच्छा, है ना। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आने वाला बच्चों। तो एच से एच कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आ गया। तो क्या आया 2IA/C, 2IA/C। और ध्यान से सुनना, पर सेकेंड, एक सेकेंड में मोमेंटम ट्रांसफर्ड है ये, चेंज इन मोमेंटम है एक सेकेंड में, तो यही क्या बन जाता है, फोर्स। अभी भी पढ़ाया था न्यूटन सेकेंड लॉ। एक सेकेंड में मोमेंटम में जो चेंज आता है, शुरू में सरफेस पे मोमेंटम जीरो था और बाद में इतना आ गया, तो इतना ही तो चेंज आया। तो एक सेकेंड में जो मोमेंटम में चेंज आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। सो दिस बिकम्स फोर्स ऑन सरफेस। और सरफेस को मोमेंटम ट्रांसफर किया गया नीचे की तरफ, वर्टिकली नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड में, तो सरफेस पर फोर्स उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड में, क्योंकि जिधर मोमेंटम में चेंज आता है उधर ही क्या आता है, फोर्स। तो सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड में लगेगा। सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड में। तो क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, फोर्स आ चुका है। क्या आ चुका है, फोर्स। अच्छा, फोर्स आ चुका है, ठीक, फोर्स आ गया है। अब फोर्स आ गया है तो रेडिएशन प्रेशर भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलो इधर जगह है क्या, कहीं तो लिख दूँ, कहीं तो जगह मिल जाए। चलो यहीं पे लिखता हूँ, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, दिख जाएगा। हाँ डिजाइन बन गया। चलो तो यहाँ लिखता हूँ। तो क्या मिल गया अपने को, क्या मिल गया है, फोर्स। और फोर्स आ गया तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, प्रेशर। और खास बात है कि जो फोर्स लगा है ना, जो सरफेस पे फोर्स लगा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर में है, तो बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि प्रेशर में जो फोर्स निकालते हो ना, वो सरफेस के परपेंडिकुलर में ही तो होता है। जो फोर्स निकालते हो वो सरफेस के परपेंडिकुलर में ही तो होता है। तो बहुत ही अच्छा है, पूरा फोर्स अपने काम का हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना। रेडिएशन प्रेशर, क्या, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैसे यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो ऐसा करते हैं, आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं इसके बाद वाला मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक लिख लो, क्योंकि साइड में हो जाएगा, दिखेगा नहीं फिर। यहाँ तक लिख लो, स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो और समझने की कोशिश करो क्या हुआ, क्या हुआ देखो। चलो यहाँ तक लिख लो। तो फोर्स आ चुका है, फोर्स तक ध्यान रखना, फोर्स आ चुका है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मुझे सब याद है। फोर्स कितना आया, 2IA/C। फोर्स कितना आया बच्चों, 2IA/C। और ये जो फोर्स आया सरफेस के परपेंडिकुलर में आया, जो सरफेस एरिया ये मानना है उसके परपेंडिकुलर में आया, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर जो मिल रहा था सरफेस को, सरफेस के परपेंडिकुलर में ही था, वर्टिकली डाउनवर्ड में। तो फोर्स भी लगेगा सरफेस पर वर्टिकली डाउनवर्ड में। तो सरफेस पर क्या निकाल दिया हम लोगों ने, फोर्स निकाल दिया है। क्या निकाल दिया बच्चों, फोर्स सरफेस पर। अच्छा ठीक, चलो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। हटा देता हूँ, उधर से हटाता हूँ थोड़ा सा। तो हेडिंग वेडिंग तो लिख ही लिया होगा, है ना। चलो हाँ देखना देखना। तो क्या निकालना था, यहाँ लिखता हूँ ऊपर, है ना, रेडिएशन प्रेशर। क्या, रेडिएशन प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, फोर्स अपन एरिया। बट ये जो फोर्स होता है सरफेस के परपेंडिकुलर में होना चाहिए जिस पे आप प्रेशर निकालने जा रहे हो, तो ठीक है। अच्छा ये जो फोर्स है ना, फोर्स परपेंडिकुलर, तो अपना जो फोर्स निकला है वो सरफेस के परपेंडिकुलर में ही तो है, तो चुपचाप रख दो पूरा। तो फोर्स परपेंडिकुलर तो एफ ही आया, एफ बाई ए। अच्छा अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, फोर्स किलो रख दिया जाए। फोर्स कितना आया था, 2IA/C। और एरिया ए से क्या हो गया, गायब हो गया, गायब। ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, क्या आ गया आंसर, आंसर आ चुका है रेडिएशन प्रेशर का 2I/C। याद होना चाहिए आंसर, जैसे एग्जाम में सवाल पूछा तुरंत आंसर टिक करो। डेरिवेशन करोगे तो फिर हो गया आपसे, है ना। डेरिवेशन नहीं करना एग्जाम में, डेरिवेशन तो समझने के लिए था ताकि दिमाग में वो प्रिंट हो जाए कि कैसे कैसे क्या आता है।
तो रिजल्ट आप याद रखना, क्योंकि जैसे ही सवाल दिखेगा आंसर टिक करना चुपचाप। तो रेडिएशन प्रेशर कितना आ गया बच्चों, 2I/C। आई क्या है, आई क्या, कोई बच्चा तो करंट तो नहीं समझ रहा ना आई को, अरे करंट नहीं है, करंट कहाँ से आ गया इधर। आई क्या है, इंटेंसिटी, लेक्चर 2 देखना। आई क्या है इसमें, इंटेंसिटी। तो रेडिएशन प्रेशर कितना आ गया, 2I/C। मैं ये हटा देता हूँ नीचे वाला, 2I/C। आई है इंटेंसिटी और C है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸। C क्या है यहाँ, स्पीड ऑफ लाइट। आया समझ में, आया आया आया, नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। देखा कैसे कैसे किया। चलो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं, है ना। वैसे केस 1 में हमने क्या माना था, 100% रिफ्लेक्शन। जो भी यहाँ लाइट गिर रही है, जो भी फोटॉन्स गिर रहे हैं सरफेस, उनको रिफ्लेक्ट करा देगी, तो फोटोन आएगा टकरा के ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया था, सरफेस पर रेडिएशन प्रेशर कितना आ गया, 2I/C। कैसे कैसे निकाला गया मालूम है, एक बार रिकॉल करा दूं। तो पहले हम लोगों ने देखा था एक फोटोन को, तो एक फोटोन का मोमेंटम में चेंज निकाला था, है ना, ठीक। और उसके बाद से देखा था कि टोटल कितने फोटोन्स गिर रहे हैं पर सेकंड, है ना। और उसके बाद से टोटल कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ सरफेस को, तो एक फोटोन का जो मोमेंटम में चेंज आ रहा था उतना ही एक फोटोन सरफेस को ट्रांसफ़र कर रहा था। तो एक फोटोन कितना सरफेस को ट्रांसफ़र किया था, तो आया था 2h/λ। और पर सेकंड कितने फोटोन्स गिर रहे थे, IA λ/hc। तो टोटल मोमेंटम कितना ट्रांसफ़र होगा सरफेस को एक सेकंड में, तो हम लोगों ने कैसे निकाला था, IA λ/hc जो फोटोन की संख्या थी, पर सेकंड आने वाले फोटोन की संख्या, पर सेकंड जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी संख्या था IA λ/hc। उसमें मल्टीप्लाई कर दिया था बच्चों किससे, 2h/λ से, तो सॉल्व किया था। और पर सेकंड जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा सरफेस को, वही क्या हो जाएगा, फोर्स, तो फोर्स निकल आया था। फिर प्रेशर का फॉर्मूला, रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपन एरिया। तो जो फोर्स निकला था वो सरफेस के परपेंडिकुलर में ही था, तो सोचने की जरूरत नहीं था, चुपचाप वहाँ रख देना फोर्स की जगह। और एरिया से क्या कर देना बच्चों, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेडिएशन प्रेशर 2I/C। ये फॉर्मूला आपको नींद में भी याद होना चाहिए। अगर कोई आपको जगा के पूछा रहे, चलो बताओ केस 1 में नॉर्मल इंसिडेंस में 100% रिफ्लेक्शन में क्या रेडिएशन प्रेशर आता है, तुरंत बोलो 2I/C, है ना। तो याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो प्रूव करने लगोगे तो फिर हो गया सिलेक्शन आपका। अच्छे बच्चे को रिजल्ट याद होता है, तो आप भी याद करो। चलो, तो केस 1 में देखा हम लोगों ने 100% रिफ्लेक्शन के केस में रेडिएशन प्रेशर कितना आ चुका है, 2I/C। 2I/C, आई है इंटेंसिटी और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। चलो, तो केस 1 हम लोगों ने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं अब, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, केस 2 में क्या मान सकते हैं, है ना। अब सरफेस का नेचर अलग हो सकता है कि जो फोटोन गिर रहे हैं उनको सरफेस क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, सरफेस क्या कर ले, उनको एब्जॉर्ब कर ले। तो 100% एब्जॉर्प्शन देखने वाले हैं केस 2 के अंदर। तो केस 1 के अंदर हम लोगों ने रेडिएशन प्रेशर निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं, सरफेस को बदल करके नया सरफेस लाते हैं, है ना। और उस नए केस में 100% एब्जॉर्प्शन मान लेते हैं कि सरफेस क्या कर रही है, सभी फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर ले रही है। तब निकालते हैं रेडिएशन प्रेशर और देखते हैं कितना आएगा, है ना। चलो, तो मैं हटा देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से यही काम करेंगे, बहुत ही अच्छा काम है। तो चलो, केस टू क्या पढ़ोगे, 100% एब्जॉर्प्शन। सरफेस ऐसा है जो कि आने वाले फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, फोटोन को जाने ही नहीं देगा। फोटोन जो सरफेस पे गिरेंगे सरफेस उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्प्शन तो 100% है, तो A1 हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। R कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अच्छा चलो दिखाता हूँ। मान लो कि ये सरफेस है, क्या है, सरफेस है ये, ठीक। इस सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है नॉर्मली, जैसा कि हम हेडिंग में लिख चुके हैं, ठीक है। तो सरफेस पे ऐसे लाइट गिरी ऐसे 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 ऐसे, हाँ नॉर्मली, कैसे नॉर्मली, ठीक। और जितने एरिया पर गिरी वो एरिया है A,
माना तो था अभी, एरिया बराबर क्या था, ए था, ए था, ए था, ठीक। और जो लाइट गिरी इसकी इंटेंसिटी आई एंड वेवलेंथ कितना लैम्डा, अभी तो पढ़ाया था, है ना, वही चीज़ रिपीट होने वाला है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो देखना क्या चेंज होगा। चलो अब इसमें होगा क्या कि फोटोन ऐसे आएगा, फोटोन ऐसे आएगा, फोटोन आएगा ऐसे, इसका मोमेंटम होगा एच अपन लैम्डा डाउनवर्ड में। लेकिन अब ये फोटोन जब सरफेस पे टकराएगा तो वापस लौट नहीं पाएगा, सरफेस इनको होल्ड कर लेगी, पकड़ लेगी, सरफेस जाने नहीं देगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। फोटोन तो आया लेकिन वापस लौट के जाएगा नहीं, सरफेस उनको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। चलो तो अगर हम एक फोटोन को देखें, फॉर अ फोटोन, एक फोटोन को देखो, फॉर अ फोटोन, पी इनिशियल कितना, आते समय मोमेंटम था एच अपन लैम्डा, डाउनवर्ड में था तो निगेटिव मानता हूँ डाउनवर्ड को, तो निगेटिव। और पी फाइनल कितना, बाद में तो सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो सरफेस में जाके रुक गया अंदर, तो कहीं गया ही नहीं, है ना, मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम कितना, जीरो। इनिशियल मोमेंटम एच अपन लैम्डा डाउनवर्ड में और फाइनल मोमेंटम कितना, जीरो। तो सोचो एक फोटोन का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है जीरो जीरो माइनस इनिशियल माइनस एच अपन लैम्डा, तो क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, क्या आ गया, ये आ जाएगा अपना एच अपन लैम्डा, एच अपन लैम्डा, एच अपन लैम्डा। तो एक फोटोन का मोमेंटम कितना चेंज किया, एच अपन लैम्डा, और किधर पॉजिटिव आया, मतलब अपवर्ड में, अपवर्ड एरो किधर चेंज हुआ, अपवर्ड में। तो एक फोटोन का मोमेंटम चेंज हुआ किधर बच्चों, अपवर्ड में। तो सरफेस को मोमेंटम किधर ट्रांसफर करेगा वो फोटोन, डाउनवर्ड में। पिछला जो केस 1 पढ़ा था उसी के सिमिलर ही है, रिपीट हो रहा है। तो फोटोन का मोमेंटम चेंज आया ऊपर की तरफ, तो सरफेस को मोमेंटम ट्रांसफर करेगा नीचे की तरफ। अच्छा अब देखना ध्यान से, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू सरफेस, टू सरफेस बाई वन फोटोन। एक फोटोन कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो अभी अभी तो बताया एच अपन लैम्डा, और फोटोन का मोमेंटम ट्रांसफर, फोटोन का मोमेंटम में चेंज आया था ऊपर की तरफ, तो सरफेस को ट्रांसफर करेगा मोमेंटम नीचे की तरफ। तो एक फोटोन ने सरफेस को कितना मोमेंटम दिया, या सरफेस जो है नीचे वाला इसके मोमेंटम में कितना चेंज लाया, तो एच अपन लैम्डा। तो एक फोटोन ने कितना चेंज दिया, चेंज लाया, एच अपन लैम्डा। एक फोटोन ने कितना मोमेंटम ट्रांसफर करा सरफेस को, इसे नीचे वाले सरफेस को, तो एच अपन लैम्डा, और किधर ट्रांसफर करा, नीचे की तरफ। अब सोच के देखना, एक सेकंड में कितने फोटोन्स गिर रहे हैं, तो पहले भी तो लिखा था, फिर लिख देता हूँ, है ना। फोटोन्स इंसिडेंट, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, ये तो कई बार लिख चुका, अब तो याद हो गया होगा। एक सेकंड में कितने फोटोन गिरते हैं, बोलो बोलो, आई ए लैम्डा अपान एच सी, इतने फोटोन तो गिरते हैं एक सेकंड में। अब ध्यान से सुनना, एक फोटोन ने इतना मोमेंटम ट्रांसफर किया सरफेस को, और एक सेकंड में इतने फोटोन गिर रहे हैं, तो एक सेकंड में कुल कितना, एक सेकंड में कुल कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ होगा सरफेस को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पिछला जैसा। एक फोटोन ने इतना ट्रांसफर किया और एक सेकंड में इतने फोटोन्स गिर रहे हैं, तो एक सेकंड में कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, तो इन दोनों को चुपचाप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो आ जाएगा क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू सरफेस, टू सरफेस पर सेकेंड। एक सेकंड के लिए पढ़ाई करना, क्योंकि एक सेकंड में ही जो मोमेंटम में चेंज आता है वही फोर्स होता है, तो ज़्यादा टाइम में मत देखना, एक सेकंड के लिए ही मोमेंटम ट्रांसफर निकालना, क्योंकि एक सेकंड में जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स। चलो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू सरफेस पर सेकेंड, तो कैसे निकालेंगे, तो एक सेकंड में कितने फोटोन आए, आई ए लैम्डा अपान एच सी, और एक फोटोन ने कितना मोमेंटम दिया सरफेस को, एच अपन लैम्डा। तो सॉल्व करो इसको, एच और लैम्डा गायब हो जाएगा, तो क्या आ गया, क्या आ गया, आई ए बाई सी, आई ए बाई सी, आई ए बाई सी, ध्यान से देखना, आई ए बाई सी। तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड सरफेस को एक सेकंड में कितना आ गया, आई ए बाई सी, है ना।
और ये मोमेंटम ट्रांसपोर्ट किधर है, सरफेस पे, डाउनवर्ड में है। और 1 सेकंड में जो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होता है इसे ही क्या बोला गया, फोर्स, इसे ही क्या बोला गया, फोर्स। और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट है सरफेस को वर्टिकली डाउनवर्ड में, तो सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड में। आप कह सकते हो कि ये जो फोर्स है सरफेस के परपेंडिकुलर में ही है, क्योंकि हमने सरफेस कैसा मान लिया था, हॉरिजॉन्टल। हम लोगों ने सरफेस कैसा मान लिया था बच्चों, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। चलो, तो फोर्स आ चुका है, क्या आ चुका है, फोर्स। 1 सेकेंड में जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ था सरफेस पर वही बन गया फोर्स, और ये फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर आया। अब निकाल सकते हैं रेडिएशन प्रेशर, देखो देखो आगे आ गया। नाउ रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस अपॉन एरिया। और फोर्स जो परपेंडिकुलर है सरफेस को पूरा एफ ही तो है, पूरा एफ ही तो है। अच्छा, इस एफ को रख दूं, कितना है, कितना है, आई ए बाई सी, बाई क्या क्या क्या, ए से गायब हो गया, तो क्या आ गया बच्चों, है ना, आई बाई सी, क्या आ गया, आई बाई सी, है ना। कुछ तो बहुत ही मान होते हैं, सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ तो बहुत ही मान होते हैं, और इसके बाद यही लिख देंगे सीधे कि फोर्स फिर आई बाई सी। अरे यहाँ पे लाइन खींचा है तो यहाँ फोर्स हो गया, फिर उसके बाद सबसे ऊपर आना इधर इधर, है ना, फिर यहाँ से लिखना रेडिएशन प्रेशर बराबर फोर्स परपेंडिकुलर अपन एरिया, और फोर्स अपन एरिया, और फोर्स कितना हो गया, आई ए बाई सी, है ना। और ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर, आई बाई सी। आंसर कितना आ जाएगा, आई बाई सी। आंसर कितना आ गया, आई बाई सी। तो रेडिएशन प्रेशर कितना आ गया केस 2 के अंदर, ध्यान से देखना, सोना नहीं। केस 2 के अंदर रेडिएशन प्रेशर कितना आ गया है, आई बाई सी। आया समझ में। तो 100% एब्जॉर्प्शन मानेगा तो रेडिएशन प्रेशर आएगा आई बाई सी। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, आई बाई सी। और केस 1 में जब 100% रिफ्लेक्शन था तब क्या आया था, याद करो, 2 आई बाई सी, इसका डबल था केस 1 में। केस 1 में ये जो रेडिएशन प्रेशर आया केस 2 में उसका डबल है केस 1 में। केस 1 में था 2 आई बाई सी और केस 2 में आ गया आई बाई सी। ऐसे भी याद रखो कि केस 1 में जब 100% रिफ्लेक्शन था तो रेडिएशन प्रेशर आया था 2 आई बाई सी, और जो केस 2 हमने माना 100% एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर आया जस्ट उसका आधा, आई बाई सी। तो रिजल्ट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि प्रूव करो, तो प्रूफ के साथ साथ जो रिजल्ट आता है, अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट है जैसा कि ये है, तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप याद रखो, क्योंकि जब सवाल आएगा तो सीधे उसका आंसर टिक कर लेना। तो केस 1 में क्या था, रेडिएशन प्रेशर 2 आई बाई सी, और वहाँ पर 100% रिफ्लेक्शन माना। और अभी जो हम इस बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो जो, इसमें 100% एब्जॉर्प्शन माना, तो यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर कितना आ गया, आई बाई सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे केस 3। केस 3 में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा केस 3। केस 3 में ना दोनों मानेंगे, है ना, कि रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों, मतलब कुछ फोटोन रिफ्लेक्ट होंगे और बाकी क्या हो जाएंगे सरफेस से एब्जॉर्ब। वहाँ ए भी कुछ होगा, कुछ आर भी होगा, तो दोनों साथ साथ रिफ्लेक्शन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी मानेंगे केस 3 के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में। और वहाँ पर आप देखना कि रेडिएशन प्रेशर कितना आता है। तो केस 1 केस 2 का बता दिया, केस 3 आप लोग देखोगे, है ना। केस 3 आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दोनों मानूंगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना, आया समझ में, है ना। चलो, तो नोट कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके।